Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आईसीआर टेक्नीशियन के लिए जो सोशल साइंस की क्लास है। इसमें अभी हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने लग रहे हैं। मैंने आपको इसमें इकोनॉमिक्स की 4 क्लासेस दी हैं, जिसमें से 2 तो मैंने आपको भी रिसेंटली दी हैं और 2 क्लासेस मैं पहले दे चुका हूँ, जिनमें की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है रिगार्डिंग जो आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है ना। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, थ्योरी आई है जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर अलग अलग लोगों ने थ्योरी दी है, जो भी फैक्चुअल एमसीक्यूज हैं वो मैंने सारे अलग से करवा रखे हैं। आपने आई होप उनको भी देख लिया होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो फिर कैसे देखोगे, मैं आपको कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, उससे जाके देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। मैंने अभी आपको डेवलपमेंट पूरा पढ़ा दिया है कि डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। जो मैंने आपको सोशल साइंस के एक सिलेबस वाली क्लास दी थी ना, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हर एक चैप्टर में या फिर हर एक सेक्शन में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें हमें 4 to 5 चैप्टर से पढ़ने हैं। पहला चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके टोटल 30 हैं। तो बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज हैं। इसके मैं स्पेशली क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर कराते टाइम भी मैंने आपसे कहा था थ्योरी के टाइम कि इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चन बने, अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, तो आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड अभी आपका 2 डेज का गैप हो गया था, क्योंकि यार पता नहीं, एक तो तबीयत मेरी क्या हो जाता है एकदम से। तो अभी उसका ही कुछ टेस्ट हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, डॉक्टर को अभी समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है। कॉन्टीन्यूसली फीवर आता जा रहा है। तो देखो अभी और भी टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद देखते हैं। तो खैर फिलहाल अपने क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आपका पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझना यहाँ पे क्वेश्चन। अब सुनो, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको यहाँ पे चुपचाप बैठ के ये नहीं देखना है कि भाई कथा सी होती जा रही है। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा खुद से आपको उसके आंसर देने हैं मेरे बताने से पहले पहले, ठीक है। अच्छे से समझते जाना हर चीज को, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मेजर करने के लिए सबसे कॉमन मेथड कौन सा है। उसने ये नहीं कहा कि कौन सा मेथड होता है, क्योंकि मैंने बताया डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही हर किसी के लिए अलग अलग है। लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, प्रॉफिट लॉस है क्या, इनकम है क्या, सेल्स है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम, ठीक है। जल्दी जल्दी एमसीक्यूज करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई इश्यू आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, तो मैं अगले वाली क्लास में आपका जो भी डाउट होगा वो ले लूंगा, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने आपको जितना ज्ञान दिया है ना वही आपके काम आने वाला है। व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स। वो क्या बोल रहा है कि ऐसे लोग, ऐसे लेबर लोगों की बात कर रहा है, फार्मर भी नहीं है ये। मैंने आपसे क्या बोला था, डेवलपमेंट की सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे। अब देखो वही इसने यहाँ पे पूछ लिया कि एक ऐसा आदमी गांव का लेबर जो है जिसके पास जमीन भी नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, या फिर एक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर सेल्फ टिलिंग, या फिर मोर आवर्स ऑफ वर्क, या फिर सेल्फ रिलायंस। बेसिकली क्या बोला गया है कि उसे ज्यादा काम मिले, ज्यादा अच्छे तनख्वाह मिले, ये उसके लिए डेवलपमेंट का गोल होगा। या फिर वो एक थोड़ा सा खेत का कुछ उसे लैंड मिल जाए जिससे कि वो अपना क्या करे, खुद क्या बोलते हैं उसको, खेत जोतते हैं ना, तो उसको सेल्फ टिलिंग बोलते हैं। देन मोर आवर्स ऑफ वर्क, ज्यादा घंटों का काम मिल पाए उसे, या फिर उसको सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बन पाए, ये उसके लिए गोल होगा। बताओ सोच समझ के यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आप नहीं समझोगे ना मैंने जितनी चीजें बताई हैं, तो आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। अब समझना उसके लिए गोल क्या होगा। पहला, अगर वो लेबर है, उसके पास में खेत वगैरह है नहीं ऑलरेडी, तो उसका यही तो होगा कि भाई मुझे ज्यादा दिन का ज्यादा काम मिले और ज्यादा अच्छी वेजेस मिले। अकेला ज्यादा घंटे का काम तो नहीं चाहिए होगा, उसके साथ उसे क्या चाहिए, उसकी जो वेजेस है यानी कि उसे जो पैसा मिल रहा है हर घंटे का या कुछ भी काम करने का, वो और भी अच्छी सी मिले। उसे लैंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसमें खुश है। अब मैं सोचो आप लोग पढ़ रहे हो, अभी मैं आपसे बोल दूं कि पढ़ना छोड़ करके सीधा जॉब करना स्टार्ट कर दो प्राइवेट, आप अपना काम तो नहीं बदल लोगे। तो ऐसे ही डेवलपमेंट गोल वो होता है कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हो उसमें ही आगे बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी आपने स्ट्रीम ही बदल ली, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप साइकिल अभी चला रहे हो, आप बाइक ही लेना चाहोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप पैदल चलना स्टार्ट कर दोगे।
ठीक है, तो अपनी जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसी में आगे डेवलप होने का गोल देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम। तो स्टेबल इनकम का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर आय, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जो स्थिर आय है वो कौन लेके आएगा, जो बेटर वेजेस है यानी कि आपको बढ़ा हुआ जो वेजेस मिले वो, वर्क की अपॉर्चुनिटीज हैं वो, या फिर आपका रेगुलर वर्क, या फिर डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना हमेशा। क्या बोल रहा है वो कि स्टेबल इनकम, स्थिर आय कैसे होगी, यानी कि सपोज को ऐसा ना हो कि आपके पास सपोज करो 1 महीना है, उसमें से आप बस 20 दिन तो काम करते हो, उसके बाद आपके पास 10 दिन के लिए काम ही नहीं है, तो आपकी जो इनकम है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। या फिर सपोज करो 3 महीने काम करते हो, 2 महीने खाली बैठे रहते हो, तो क्या उसमें बेटर वेजेस हो। अब सपोज करो आप 3 महीने काम कर रहे हो, 2 महीने खाली बैठे हो, उसमें बेटर वेजेस तो मिल रही है, लेकिन आपका स्टेबल तो नहीं है ना इनकम, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझना ध्यान से मैं ऑप्शंस को कैसे आपको एलिमिनेट कर रहा हूं। देन मैंने कहा वर्क अपॉर्चुनिटी। सपोज करो यार वर्क अपॉर्चुनिटीज तो खूब सारी है, लेकिन उसमें आपका रेगुलर ही नहीं है, कोई एक जगह आप जाके टिक ही नहीं पा रहे हो, तो ये भी आपका स्टेबल इनकम नहीं बना के देगा। फिर मैंने कहा रेगुलर वर्क, यानी कि आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ काम मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पे आपको कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा, तो एक स्टेबल इनकम बनी रहेगी। तो इसका राइट आंसर ना रेगुलर वर्क ही हो जाएगा। डिसेंट प्राइस फॉर क्रॉप्स, अब देखो क्रॉप्स जो है वो तो एक साल में एक बार या 2 बार जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आपकी क्रॉप्स वगैरह आएंगी, तो उसकी डिसेंट प्राइस मिलेगी, वो तो एक बार ही मिल गई। स्टेबल इनकम थोड़ी ना होती है, तभी तो बोलते हैं कि जो खेती होती है उसमें डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है। अब ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको वही 2 क्लासेस में बता रखा है, एमसीक्यू वाली में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैंने सिर्फ वही 2 क्लासेस कराई थी, उसमें डीएफसीसीएल में उससे क्वेश्चन फंसे हैं, एसएससी में उससे क्वेश्चन फंसे हैं, करके जरूर जाना वो दोनों क्लासेस, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। तो देखो यहाँ पे अब बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, यानी कि ज्यादा इनकम मिल रही है उसके बाद भी देयर इज समथिंग पीपल रिजेंट, यानी कि ऐसा कुछ है जो कि लोगों के अंदर, अब रिजेंट का मतलब होता है जो कि लोगों के अंदर क्या करता है, क्रोध जागृत कर देता है या फिर उनको क्रोधित कर देता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज इट, यानी कि ज्यादा इनकम तो मिल रही है लोगों को, उसके बाद भी लोग क्या है, गुस्सा है या फिर क्रोधित हैं, तो वो उसका कारण क्या है। ऑप्शन है आपका गेटिंग फ्यूअर वेजेस फॉर मोर वर्क, यानी कि आप ज्यादा काम कर रहे हो उसके लिए कम पैसा मिल रहा है, इसकी वजह से लोग ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। या फिर डिस्क्रिमिनेशन है, नो वर्क है, या फिर पॉवर्टी है। अब उसने जब पहले बोल ही दिया है कि ज्यादा इनकम मिल रही है, तो इसका मतलब ऑलरेडी उसको ज्यादा वेजेस मिल रही होंगी ना। जब ज्यादा इनकम है इसका मतलब डायरेक्ट यही हो गया, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट। अब नो वर्क, भाई जब इनकम है तो नो वर्क कैसे होगा, गलत हो गया। पॉवर्टी कैसे है, जब उसको इनकम अच्छी खासी मिल रही है, ये भी गलत हो गया। अब मैंने आपको समझाया था कि जो यार जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं होता है ना। अब अगर आप मेरी बातों को एक एक करके लेक्चर्स की याद करते जाओगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी होती हैं, जैसे कि आपका जो अपार्थाइड सिस्टम था, वहां पे उन लोगों को क्या चाहिए था, रिस्पेक्ट चाहिए था, इक्वलिटी चाहिए थी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं लोग अगर ज्यादा भी कमा रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गुस्सा जागेगा उस सोसाइटी में। अब यूएसए में ही देख लो यार, ब्लैक लोग हैं, व्हाइट लोग हैं, अभी भी वहां पे ब्लैक लोगों का इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया, मतलब इतना ज्यादा वहां पे लड़ाई भिड़ाई हुई, इतना सीन हुआ क्रिएट। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए लोगों को, आप भले इनकम ज्यादा दो लेकिन उन्हें स्लेव बना के तो नहीं रख सकते हो ना, ठीक है, यही चीज है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्हाट इज द वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स, यानी कि ऐसा कौन सा एक फैक्टर है जिसपे कि हमारी जिंदगी डिपेंड होती है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया, अब ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, बड़े ही ध्यान से यार इस क्वेश्चन को समझना, बिल्कुल भी इसमें अपनी स्पिरिचुअलिटी मत लगा देना। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एक फैक्टर है गिवन ऑप्शन में से, और हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, इनमें एक चीज होती है कि आपको मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन ढूंढना होता है, ठीक है। जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें आपको मोस्ट एक्यूरेट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल होगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको बाहर हो सकता है कि उससे ज्यादा और सुटेबल आंसर मिल जाए, लेकिन जो गिवन 4 ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल मिलेगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो पहला एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट पे हमारी जिंदगी डिपेंड होती है, नहीं। क्या सिक्योरिटी ऑफ वर्क पे, आप सपोज करो यार एम्प्लॉयमेंट तो आ गया, मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत टाइप का होता है, एम्प्लॉयमेंट तो आपका डिस्गाइज्ड भी होता है। अब सपोज करो यार डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपको मिल गया, उसमें आपको इनकम आ नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा है, तो और तो उस पर आपकी जिंदगी कैसे डिपेंड कर जाएगी, नहीं कर पाएगी। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, क्या सिक्योरिटी ऑफ वर्क मिल जाएगा तो आप उससे आपकी जिंदगी चल जाएगी अच्छी खासी, नहीं चल पाएगी, है ना।
अब आप कहोगे क्यों सर, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा चलो, मैंने आपको क्या बोला कि सिक्योरिटी ऑफ वर्क तो मिल गया, लेकिन मैं आपको वहां पे पैसा ही नहीं दे रहा हूँ। क्या होता है कि जो बंधुआ मजदूर का नाम सुना है आपने, बंधुआ मजदूरी जो होती है उसमें सिक्योरिटी ऑफ वर्क तो होता ही है ना, बट वहां आपको पैसा नहीं दिया जाता, उसमें आपको उलझा दिया जाता है। चीजों को समझना है यार, क्या कि ये किस एस्पेक्ट पे आपको ढूंढ रहा है। अब हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी ऑफ वर्क यहाँ पे सही लग रहा हो, लेकिन जब मैंने बंधुआ मजदूर की बात करी आपसे, तो आपको अपने आप दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि हाँ यार, उस पर हमारी जिंदगी थोड़ी अच्छे से चल सकती है। देन मैंने कहा कि फ्रीडम, फ्रीडम बताओ, मैंने आपको आज़ादी दे दी, पैसा है नहीं आपके पास, जिंदगी अपनी कैसे चलाओगे आगे। अब देखो यार, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, लेकिन जब तक आपके हाथ में पैसा है नहीं, ये बोलते हैं ना मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, बट अगर मनी नहीं है तब भी हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। ठीक है, ये परम सत्य है आज के टाइम का। तो फ्रीडम में भी आपका कुछ नहीं रखा। पहले पैसा हाथ में होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, उसके बाद नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों में डेवलपमेंट खोजा जाता है। ठीक है, ये ट्रुथ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विद इट। तो आपकी जिंदगी डिपेंड करती है कि पैसा और वो मटेरियल चीजें जो कि आप इस पैसे से खरीद रहे हो। आप भी जॉब करना चाहते हो अच्छी सी सरकारी नौकरी, तो उसका रीजन क्या है कि पैसा मिले और उससे मैं अच्छी मटेरियलिस्टिक चीजों को खरीद पाऊं। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी ऑफ वर्क अल्टीमेटली अपने आप आ गया गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि देखो, सिक्योरिटी ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि आपका काम तो सिक्योर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटिन्यूसली वहां से पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इन ऑप्शंस में जो हमने चारों को देखा ना, अगर इसमें ये मनी हटा के ना कोई ऐसा लल्लू पंजू सा ऑप्शन डाल देता कि फ्रीडम ही डाल देता, अगर सपोज करो, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ऑफ वर्क करेक्ट हो जाता। क्योंकि हमें गिवन चार में से एक करेक्ट ढूंढना है। मेरी बातों को समझना यार। तो एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन वो बना के भी देगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फटाफट करेंगे यार। आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। चलो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होना चाहिए। वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। यानी कि अगर वुमेन को हमने कहा कि ये पेड वर्क करते हैं, यानी कि कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। एनसीईआरटी में गिवन है ये सिनारियो सीधा सीधा, तो वहीं से क्वेश्चन उठ के आया है ये कि देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेस। क्या काम करने से सोसाइटी में जो डिग्निटी होती है वो कम हो जाती है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नो डिफरेंस होता है क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। नो डिग्निटी, ऐसा भी नहीं है। उनकी जो डिग्निटी है हाउस होल्ड में और सोसाइटी में वो बढ़ जाती है। यानी कि जो भी आप देखोगे नौकरी पेशा होती है उनको हम देखते हैं तो उनकी बहुत तारीफ की जाती है कि देखो घर भी संभाल रहे हैं, आप इतना ज्यादा काम करती हैं। और जाहिर सी बात है यार, एक बहुत बढ़िया बात बोली थी स्वामी विवेकानंद ने कि एक जो बर्ड होता है ना, वो सिर्फ एक पंख पे नहीं उड़ सकता है। इसी तरीके से जो हमारी सोसाइटी है ना, सोसाइटी में 50% मेल है, 50% फीमेल है। तो जब तक फीमेल उठ करके काम नहीं करेंगी, अपना सोसाइटी में अपना हिस्सा उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी सोसाइटी डेवलप हो ही नहीं सकती है एनी हाउ। क्योंकि 50% पॉपुलेशन को अगर आप आगे आने ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसा हो गया ना कि एक पंख से चिड़िया नहीं उड़ सकती, तो वही चीज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिलहाल डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिफरेंट पर्सन कुड हैव। यहाँ पे आपका क्या हो गया, देखो अलग अलग लोगों का डैश नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लोगों की, मैंने क्या बताया था कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग। ये तो मैंने आपको अलग से लिखवा दी थी ये वाली लाइन, क्योंकि ये यार सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग, और इवन उनकी आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग भी क्या होता है, नोशन हो सकता है, उनकी ऐसी थिंकिंग हो सकती है। मैंने आपको सिनारियो बताया था। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका यार देखते ही फटाफट से क्वेश्चन बता, इसका आंसर बता दो। व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो क्या पूछा है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट पूछा है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। फिर बाद में मैंने आपको कुछ और फैक्टर्स बताए थे, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बता दो गिवन ऑप्शन में से क्या है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, रिसोर्स है किसी कंट्री के, इनकम है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो भाई जो भी आप वहां पे डेवलपमेंट देखते हो लेवल का, वो हम इनकम के लेवल पे देखते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट है। फिर इसके बाद कुछ और एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि आपका जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया, देन और भी चीजें हो गई, अपना नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया। तो ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। एचडीआई में मैंने आपको सारा कराया हुआ है। देन अगला क्वेश्चन देखो, मोर इनकम मींस, यानी कि ज्यादा इनकम आने का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है कि एवरेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ पीपल, है ना। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि जो लोगों की जरूरत है उसका ही ये एवरेज है। यानी कि मोर इनकम का मतलब क्या ये होता है कि जैसे अगर मेरी जरूरत है कि मैं नहाना चाहता हूं, आपको एक कंडीशन बता रहा हूं मैं, ठीक है,
या फिर छोड़ो, नहाने धोने का छोड़ो, मुझे एक महीने में पूरा आराम से जीने के लिए, खाना पीना खाने के लिए, एक मेरे ऊपर छत और रहने के लिए, तो इन सब के लिए मुझे ऑन एन एवरेज 10K लगता है। और मेरी जो इनकम है, क्या मैं उस 10K को ही कमा के ये बोल सकता हूँ कि मैं मोर इनकम कमा रहा हूँ? नहीं कमा रहा हूँ, है ना? तो एवरेज तो नहीं होगा इसका। देन मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड, सपोज करो मुझे 10,000 की जरूरत पड़ती है और मैं कमा रहा हूँ कितना, 30,000, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मोर इनकम, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोर इनकम कमा रहा हूँ। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, मोर बिजनेस का कोई मतलब नहीं है, मोर बिजनेस का मोर इनकम से नहीं। अब देखो यही तो चीज है यहाँ पे, क्या बोला है? मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। जब ह्यूमन बीइंग को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वो कमा रहा है, तो क्या हो जाएगी? वो उसके लिए मोर इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं? जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, अमीरों के लिए मोर इनकम है, गरीबों के पास लो इनकम है। तो ऑन एन एवरेज मिला के देखते हैं तो हमें दिखता है कि एक कंट्री के पास चलो ठीक ठाक रिसोर्सेज है, लेकिन एक्चुअली में होते नहीं है, क्योंकि गरीब अमीरों का अंतर बहुत ज्यादा है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सीधा यहाँ पे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया। डैश इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिखाया हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ रही होगी यार, वैसे अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास? इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, ब्रॉट बाय द वर्ल्ड बैंक, मैंने आपको बताया हुआ है, विच क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज, यानी कि जो हम क्लासिफाई करते हैं कंट्रीज को, उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है? टोटल इनकम का, ग्रॉस इनकम का, या फिर पर कैपिटा इनकम का, या फिर नेट इनकम का? समझाया था ना किसका हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करते हैं? पर कैपिटा इनकम का, क्योंकि टोटल इनकम तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां की अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि हम यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो यूज करेंगे ना क्लासिफाई करने के लिए कंट्रीज को, वो तो हम पर कैपिटा इनकम का करेंगे, है ना? चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में यार इसका एक्चुअली डेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर लिया कि अगर कभी आ जाए तो ये याद रखना कि अगर आपसे कभी पूछे कि विच नेबरिंग कंट्री हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जो हमारा HDI आता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वैसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बट स्टिल एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है इसका, इसलिए याद रखना कि इंडिया से बेटर यहाँ पे श्रीलंका की कंडीशन है। ठीक है ना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी बेटर परफॉर्मेंस है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, श्रीलंका की। याद रखना इसको थोड़ा सा, बस अगर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, डैश पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। तो रिच कंट्रीज मैंने बताया था कितने डॉलर से ज्यादा उनकी पर एनम की इनकम होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम, और इंडिया की कितनी होनी चाहिए? चलो कमेंट करके बताओ मुझे, इंडिया की अभी कितनी है, रिच कंट्रीज की कितनी होती है, एंड आपकी जो लो रिच कंट्रीज होती हैं, लो कंट्रीज होती हैं, मीडियम कंट्रीज, उनकी कितनी यहाँ पे इनकम होती है पर एनम? बताओ फटाफट से पर कैपिटा वाली। तो फिलहाल यहाँ पे जो रिच कंट्रीज हैं उसमें कितनी होती है? 12,056 होती है। इस क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है? चलो अब देखो, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, डैश और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया कि इतने से अगर कम डॉलर से इतने से कम डॉलर की जो इनकम है उनको क्या बोलेंगे? लो इनकम कंट्रीज बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 995। ठीक है, $995 से कम अगर इनकम है पर कैपिटा इनकम $, में, तो वो क्या कहलाएंगी? लो इनकम कंट्रीज कहलाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर? अब देखो वहीं से मैंने आपको जो एक दो लाइन बताई थी वहीं से 3-4 क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकते हैं। अब इंडिया किस में आता है? तो इंडिया अपना आता है, देखो हाई इनकम कंट्रीज है, लो मिडिल इनकम कंट्री है, लो इनकम कंट्री है, या फिर हाई मिडिल इनकम कंट्री है। ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर आपको ही देना है, ठीक है? वैसे लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है इंडिया। खैर चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 2017? तो 2017 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? बताओ जल्दी से। अच्छा, 2017 का डेटा मैंने क्यों यहाँ पे 2017 क्यों लिखा है? क्योंकि एनसीईआरटी में यार इन्होंने 2017 का डेटा लिया है। बाकी ये क्वेश्चन इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रखोगे इसको तो काम चल जाएगा, ठीक है? वैसे इसका 1820 $US पर एनम है पर कैपिटा की 2017 में, ठीक है? तो इतना ज्यादा जरूरी रखना इसको याद नहीं है, जो मैंने नया डेटा बताया था उसको याद रखना, ठीक है? चलो, व्हाट कैन मनी नॉट बाय यू? मनी क्या नहीं खरीद सकती है? तो आप बता ही सकते हो आराम से यहाँ पे। अनएडल्टरेटेड मेडिसिन खरीद सकते हो मनी से, वाटर खरीद सकते हो क्या मनी से? बोलो फटाफट से, क्या खरीद सकते हो क्या?
तो भाई हाँ, पैसे से आप पानी तो आज के टाइम पे खरीद सकते हो, बट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। इसके लिए तो आपको पॉल्यूशन कम करना ही पड़ेगा एनी हाउ। देन ऑर्गेनिक फूड हो गया, ये भी आप पैसे से खरीद सकते हो। अब कई बच्चे यहाँ पे वाटर में और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन मैंने आपको वही तरीका बताया है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला। मोस्ट अप्रोप्रिएट में अब सपोज करो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड के बाद एक और यहाँ पे मैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट वाला ऑप्शन हटा देता और इसकी जगह मैं एक ऑप्शन डाल देता आपको कि होम डाल देता, ठीक है ना, एक होम या फिर हाउस डाल देता, तो एक आप घर खरीद सकते हो। तो यहाँ पे अब अगर ये 4 ऑप्शन होते तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता? वाटर, की भाई पानी को नहीं खरीदा जा सकता है गिवन 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ऑप्शन भी कभी कभी डिफाइन करते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो खैर जब मैं आपको इंग्लिश कभी पढ़ाऊंगा ना, तो आपने इंग्लिश अगर पढ़ी भी होगा, अगर मैंने कुछ क्लासेस ली थी तो उसमें मैंने आपको सिखाया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को कैसे ढूंढा जाता है। तो खैर, व्हाई डज केरला हैव अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? अब आपको पता है मैंने आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट पढ़ाया हुआ है। तो अभी इंडिया में सबसे कम किस कहाँ का है? केरला का सबसे कम है। तो ऐसा क्यों है? तो क्या इसका रीजन है? पहला ऑप्शन है एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, दूसरा है सुटेबल क्लाइमेट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या फिर गुड वाटर। इन तीनों ऑप्शन का तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो बेसिक हेल्थ है उसका प्रोविजन काफ़ी अच्छा है और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ काफ़ी बेटर है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स, इसलिए वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखो, ओवर द पास्ट डिकेड और सो डैश इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अमंग विद इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि डेवलपमेंट हमारा सिर्फ मनी के बेसिस पे नहीं, आप जो है पूरा का पूरा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इनकम के साथ हमने कुछ और फैक्टर्स को भी लिया था ना, तो वही बोल रहा है कि ये इनकम के साथ साथ आपने और कौन कौन से इंडिकेटर को साथ में लेना स्टार्ट कर दिया है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, हेल्थ एंड एजुकेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है वो इंडिकेटर भी हमने धीमे धीमे डेवलपमेंट के साथ यूज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अरे सॉरी, आपका ये हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है ना, ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन तो ऑफ कोर्स आपका हेल्थ के साथ ही इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें बेटर आपका क्या हो जाएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। According to the HDI report 2018 United Nations Development Program, which two countries have a higher life expectancy at birth rate than India? अब ये वाला डेटा आपका अगेन एनसीईआरटी में गिवन था, तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से उठा लिया है। श्रीलंका एंड म्यांमार, पाकिस्तान एंड नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो ये माइंड में थोड़ा सा रख लेना कि जो नेपाल और बांग्लादेश है, इन दोनों ही कंट्रीज का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट है वो इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक हार्श डेटा है। खैर आगे आते हैं। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज। तो सभी कंट्रीज के लिए जो पर कैपिटा इनकम है वो किस में कैलकुलेट की जाती है? आपने देखा हम जितनी भी इनकम कैलकुलेट कर रहे थे वो सारी की सारी डॉलर्स में ही तो कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉलर। और इवन अगर आपको कभी ऑप्शन में यूएस डॉलर दिखे तो वो उससे ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो डॉलर है वो कई जगह चलता है, लेकिन जो यूएस का डॉलर है वो आज के टाइम पे एक मेजर तरीके से देखा जाता है, ठीक है। चलो खैर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो भाई यहाँ क्या है, एक इन्होंने छोटा सा फैक्चुअल डेटा उठाया हुआ है कि अबाउट डैश डिस्ट्रिक्ट हैज हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। अगेन एनसीईआरटी में डेटा गिवन था, कुछ टेबल होती है ना जो साइड वाइज, तो उसमें से ही मैंने आपको उठा के एक दो क्वेश्चन करा दिए डेटा वाले। अगर वहां से भी अगर ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आ जाएगा। अब आपको राइट आंसर है 300 के ऊपर ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि जो पानी का लेवल है ग्राउंड वाटर का वो पिछले 20 साल में 4 मीटर से ज्यादा गिर गया है। तो बहुत ही चिंताजनक बात है यार ये। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23 देखो। देखो क्या बोल रहा है इसमें, नियरली डैश ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। यानी कि आज के टाइम पे हमारे देश का कितना ऐसा फीसदी हिस्सा है या फिर कितना हिस्सा है जो कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहा है। यानी कि इतना ग्राउंड वाटर है नहीं, उससे ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ किए जा रहे हैं, या तो कुछ ट्यूबवेल लगा करके उसको लगातार पानी को निकाल रहे हैं, पंप्स लगा के निकाल रहे हैं, और उसको वेस्ट भी कर रहे हैं इवन जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा यूज़ करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो 2/3 से ज़्यादा जो हमारे देश का हिस्सा है वो ओवर यूज करने लग रहा है, और अगर हम ऐसे ओवर यूज करते जाएंगे तो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाएगा और कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत का सामना पूरे देश को करना पड़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वेयर इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड?
ये भी अगेन एनसीईआरटी के डेटा है, तो मैंने सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर तो आपका अब ना, जैसे कि आपने वो 2 क्लासेस कर ली, ये एमसीक्यूज कर लिए, आपका कुछ नहीं छूटा अभी, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। वो कहीं से भी क्वेश्चन बना ले आपको आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दिए, डेटा वाइज क्वेश्चंस भी करा दिए, तो ये चीज़ें हैं। तो देखो, ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा ओवर यूज़ कहाँ पे पाया जाता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपका पंजाब में जो है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी क्या बात क्या है ना कि पंजाब में बेसिकली ज़्यादातर पानी जो है वो ग्राउंड वाटर के यूज़ करते हैं, वहाँ पे खेती में भी पूरा पानी जो है वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, और बाकी घर में भी पंप्स वगैरह लगाते हैं, समरसेबल पंप्स लगाते हैं, तो इसलिए ग्राउंड वाटर का यूज़ सबसे ज़्यादा ओवर यूज़ जो है वो पंजाब में पाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखो, तो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्स। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ग्राउंड वाटर किस टाइप का रिसोर्स है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, प्रोटेक्टेड है, या फिर रिजर्व है? बताओ जल्दी से, अपने आप से बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा रिन्यूएबल। ग्राउंड वाटर कैसा होता है? रिन्यूएबल होता है। अब कई बच्चे नॉन रिन्यूएबल लगा देंगे, तो भाई ये वहीं पे आपको मैं आके उल्टा लटका दूंगा। ग्राउंड वाटर क्या, अगर आपका रेन प्रॉपरली होती रहेगी तो ग्राउंड वाटर अगेन रिचार्ज हो जाएगा। अगर आप ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग भी करोगे, रेन का पानी इकट्ठा करोगे, फिर आप ग्राउंड में भेजोगे, तो उस टाइम उससे क्या होगा ना कि ग्राउंड वाटर रिस्टोर होता रहेगा। लेकिन अगर आप इसे कॉन्टिन्यूसली यूज करोगे, ओवर यूज करोगे, यानी कि जितनी रेन नहीं हो रही है उससे ज्यादा पानी यूज करते जा रहे हो, तो इसका लेवल क्या हो जाता है? डिप्लीट हो जाता है। नहीं तो अगर आप नॉर्मली यूज करो इसको तो रिन्यूएबल है, अपना आराम से रिन्यू होता जाएगा। अपने टाइम पे बारिश हो रही है, पानी आपका रिन्यू होता जा रहा है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला 26 क्वेश्चन देखो। Since the second half of 20th century, a number of scientists have been warning that। तो जो आपका सेकेंड हाफ है 20th सेंचुरी का, कई सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिक्लाइन हो रहा है, पर कैपिटा इनकम अनस्टेबल है, लेवल्स ऑफ रिसोर्सेज सस्टेनेबल नहीं है, या फिर आपका लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। तो ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी से ये वाला आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाया गया है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना वो सस्टेनेबल नहीं है। मैंने आपको समझाया हुआ सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, कि आप इन्वायरमेंट को यहाँ पे कुछ भी इन्वायरमेंट को सेफ रखें, है ना, उसको डिप्लीट ना करें। इन्वायरमेंट आपका सही रहना चाहिए, क्लाइमेट चेंज नहीं करना है। उसके साथ देखो, क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन हम उसमें कैटालिस्ट कर देते हैं उस प्रोसेस को, जो भी हमारा पॉल्यूशन वगैरह होता है। तो इन्वायरमेंट को हमें खराब नहीं करना, और डेवलपमेंट हमारा कैसा होना चाहिए? लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। सस्टेनेबल के लिए आपको ये 2 वर्ड हमेशा आपके माइंड में आने चाहिए, एक तो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, दूसरा इन्वायरमेंट का सेफ गार्ड। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट आज के टाइम पे सस्टेनेबल नहीं है, तो यही साइंटिस्ट लोग वार्न करने की, अगर तुम बिना सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाएगा, और तुम्हारा जो है पूरा डेवलपमेंट धरा का धरा रह जाएगा। वही हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 27th क्वेश्चन देखो। एक्चुअली ना अभी मुझे क्या हो रहा है ना कि पता नहीं यार, अपने आप फीवर आ जाता है बहुत ज़्यादा, और अपने आप चला भी जाता है। तो अभी मुझे एकदम से काफ़ी ज़्यादा फीवर सा भी हो गया, और डॉक्टर लोग पता नहीं समझ नहीं पा रही है हो क्या रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली बॉडी में चल क्या रहा है, क्या है कि देखो यार। 27 क्वेश्चन देखो। अच्छा, वॉइस में थोड़ा ऊपर नीचे हो, डू मैनेज दैट, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड? अगर हम प्रॉपरली नरिश किए जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉपरली नरिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो वो हमें गुड वेट स्केल के से पता चलेगा, या फिर हमें बीएमआई से पता चलेगा, न्यूट्रिएंट टेबल से पता चलेगा, या फिर हाइट एंड वेट टेबल से पता चलेगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएमआई, ठीक है ना। जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, उससे ही हमें पता चलता है कि हम प्रॉपरली नरिशमेंट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो याद रखना, कई सारे बच्चे न्यूट्रिएंट टेबल लगा के आ जाते हैं, वो नहीं होता। अगर आप प्रॉपरली नरिश हो रहे हो तो आपका बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द लिटरेसी रेट फॉर द रूरल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इन यूपी इज। तो उत्तर प्रदेश में जो मेल्स का लिटरेसी रेट है रूरल पॉपुलेशन का, याद रखना क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ क्या रहा है, जो रूरल पॉपुलेशन है यूपी की। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन क्यों डाला मैंने, ये मुझे काफ़ी बढ़िया पॉइंट लगा। इन्होंने एक टेबल में दे रखा था इस तरीके से बना के, और कहीं ना कहीं आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपसे वो एक जगह का लिटरेसी रेट नहीं पूछ रहा। अब देखो इसमें कितना ट्विस्ट है। यूपी का लिटरेसी रेट, यूपी के अंदर जो मेल्स हैं उन मेल्स की जो रूरल पॉपुलेशन है उसका इन्होंने लिटरेसी रेट पूछा है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होता है आपका 76%। तो रूरल पॉपुलेशन में से 76% मेल जो है वो लिटरेट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 29th क्वेश्चन देखो।
इन एन कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड यूपी, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? केरला का ही है, सबको पता ही होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। इन द डेटा फॉर पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। अब ध्यान से देखना, यही टेस्ट है यहाँ पे। अब कौन सा स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कम है? पता है किसकी है? तो ये है आपकी बिहार की। ठीक है, तो बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम आपको पता है किसकी है? हरियाणा की। हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है। बट स्टिल अभी यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, यहाँ पे जो चाइल्ड एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे कम है, तो हेल्थ मेजर्स इतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए अगर आप डेवलपमेंट बोलना चाहोगे तो वो केरला में ज़्यादा है, जबकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है एज कंपेरिजन टू हरियाणा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप याद रखिएगा। जो जो पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे आपका पहला चैप्टर हो गया खत्म। इवन जो सेकंड चैप्टर है आपका सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स भी हम कर लेंगे आगे, थ्योरी भी उसकी करा दूंगा। बट स्टिल इसके पहले मैं जो 2 क्लासेस बता रहा हूँ ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा वहाँ से चीज़ें आपकी फंसेंगी। ठीक है, अब फिलहाल सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बोलने की हालत में अभी मैं हूँ नहीं, सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एनसीईआरटीज़ को पढ़ते रहिए। ठीक है ना? अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो मैं पूरा करा दूंगा खुद से ही। ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद भी जो भी टाइम मिलेगा जैसा भी, वो भी कराता जाऊँगा। लेकिन बाकी की जो चीज़ें उनको यार एनसीईआरटी से पढ़ते रहो। मैथ पे ध्यान दो, है ना? मैथ में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, इन सब पे थोड़ा ध्यान दो। क्लियर है? एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।